हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं भरत कुमार और हम देखेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे संबंधित काफ़ी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। संघ सरकार, ठीक है ना। तो सरकार, संघ सरकार और सरकार की गठन के बारे में, इनके कार्य के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं कि सरकार, आपको ये अगर बात करें कि सरकार क्या है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि सरकार की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो राज्य जो होता है, एक राज्य जो होता है वह क्या होता है, अमूर्त होता है। क्या होता है, अमूर्त होता है। तो राज्य जो अमूर्त होता है इसको मूर्त रूप दिया जाता है। मूर्त रूप दिया जाता है और मूर्त रूप दिया जाता है वो क्या कहलाती है, सरकार। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम बात करें कि एक राज्य यानी सरकार किसी के अगर पूछा जाए तो वो ये कहना है कि राज्य जो अमूर्त रूप होता है, यानी जो एक जैसे सॉफ्टवेयर की तरह होता है, इसको अगर मूर्त रूप देना है, ठीक है ना, फिजिकल के रूप में कोई वस्तु हो, तो मूर्त रूप है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि जो सरकार होते हैं उसके दो रूप होते हैं। सरकार के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अब इस दो रूप की अगर बात करें तो ध्यान रखना है, एक रूप होता है इसका अध्यक्षात्मक, एक रूप होगा अध्यक्षात्मक, ठीक है। यानी सरकार दो रूप में आती है, तो अध्यक्षात्मक रूप में होती है। अध्यक्षात्मक रूप का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस देश की है, तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल आप याद रखें, अमेरिका। क्या याद रखेंगे, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा रूप होता है संसदात्मक। तो संसदात्मक व्यवस्था, अब संसदात्मक व्यवस्था का आप ध्यान रखना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कि संसदीय व्यवस्था सबसे बढ़िया किस देश की है, तो आप ध्यान रखना ब्रिटेन की। किसकी है, ब्रिटेन की। वो ब्रिटेन की इसी व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमने भी अपनाया हुआ है। तो ये तो हमने देखे सरकार के रूप। अब सरकार के अंग कितने होते हैं, कौन होते हैं, उसके बारे में ही जानना है, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो सरकार के अंग के बारे में ही जानेंगे। ये तो अपना पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करें कि सरकार के अंग कौन होते हैं, ठीक है। तो सरकार के अंग की बात करें तो अंग होते हैं तीन। कितने अंग होते हैं, तीन होते हैं। एक तो हम बात करें कार्यपालिका, ठीक है, दूसरी है व्यवस्थापिका, और तीसरा जो अंग कहा जाता है वो है न्यायपालिका। तो इस तरह से ये सरकार के तीन अंग होते हैं और इनके हमें बारी बारी से जानना होता है। तो इन तीन अंगों के बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं, जान लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब इनको हम देखें तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इनको आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि सरकार के जो ये तीन अंग हैं, ठीक है ना, इनके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो कार्यपालिका, नाम आता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका से आपको ध्यान रखना, ये सरकार का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है कानून को लागू करना। क्या करना, लागू करना, ठीक है। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है एक सरकार के अंग का, कार्यपालिका का। तो अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था, ठीक है ना, कि अध्यक्षात्मक और संचालनात्मक व्यवस्था, तो सरकार का जो वास्तविक रूप होता है, यानी ये देखो कार्यपालिका के अगर बारे में भी बताऊँ मैं, तो कार्यपालिका भी यहाँ पे अलग होती है। एक तो होती है कार्यपालिका वास्तविक रूप में, कार्यपालिका का वास्तविक रूप, ठीक है। दूसरा औपचारिक की बात करें तो
कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका की, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको अगर बता दें, भारत, तो भारत में कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। ये ऑफिशियली रूप में भी संविधान ने भी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी है, लेकिन उस शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? प्रश्न ये आता है। तो वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर वास्तविक देखें, कार्यपालिका वास्तविक शक्ति किस देश की शासन व्यवस्था को देखा है, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह उस देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रह जाएगा। अब करें औपचारिक, तो इसमें ध्यान रखना है कि भारत की कार्यपालिका को देखें तो भारत की कार्यपालिका के अंतर्गत औपचारिक रूप जो है वो राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति। कौन से? भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप में है। या दूसरा अगर बात करें ब्रिटेन की, किसकी बात करें? ब्रिटेन की, ब्रिटेन की रानी। ठीक है ना, या अगर ऐसे ध्यान रखें तो वहाँ का सम्राट होता है ना। तो यहाँ पर भारत के अंदर या ब्रिटेन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, ये आप ध्यान रखें। तो वास्तविक अगर देखें इनकी तरह, तो हमारे भारत की बात करें या ब्रिटेन की, तो वहाँ पे कार्यपालिका शक्ति वास्तविक किनके हाथों में होती है? पीएम और मंत्रिपरिषद के। ये हमने जान लिया है। ठीक है, अब प्रश्न आप ध्यान रखें कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन होता है। अगर भारत की बात करें, भारत की कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन होते हैं, ध्यान रखें। जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ समझ जाएगा, और पेन कॉपी साथ में रखिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट हो नोट कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से जानते हैं, इसके महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अगर बात करें कि इसके कौन कौन होते हैं इसमें शामिल, तो ध्यान रखना है कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नौकरशाही। मोटे रूप में आपने जब पढ़ा होगा तब आपको यही पता होगा कि कार्यपालिका शक्ति किनके पास होती है। तो मोटे रूप में आप लोगों को बस यही पता है, लेकिन ध्यान रखना कि कौन और भी होते हैं, क्योंकि अब हम जब ब्राइड लेवल पे पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपके पास। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल अंगों के बारे में विस्तार से जानना जरूरी भी है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं और आगे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उस पर गौर करें। व्यवस्थापिका, सरकार का दूसरा अंग, कानून निर्माण का कार्य इनके पास है, क्योंकि कार्यपालिका कार्य करने को लेकर एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे संबंधित आप ध्यान रखना है, क्योंकि कानून बनाने का काम इनके पास ही होता है और इनके काम की वजह से ही इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और वो जैसे आपको पता होगा, एक आता है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अगर ऐसा है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाम मात्र की, जैसे अभी बताया था कि कार्यपालिका सिर्फ नाम मात्र का पावर उनके पास होता है, जैसे ब्रिटेन और भारत के राष्ट्रपति या सम्राट की। ठीक है ना, और वास्तविक कार्यपालिका यानी उस देश की कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक में उस शक्ति का यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नाम अगर चेंज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका के बारे में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, तो इनका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है देश के लिए कानून का निर्माण करना। क्या करना? कानून का निर्माण करना। सॉरी, आगे देखते हैं। तो देश के लिए कानून का निर्माण करना, ये किसी भी देश की व्यवस्थापिका का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, और कानून निर्माण करने का ये जो शक्ति है इन्हें जनता
के द्वारा एक समूह के रूप में इन्हें मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये एक व्यवस्थापिका एक समूह के रूप में होती है। क्या होती है? समूह के रूप में होती है और जनता की इच्छा का परिणाम होता है। जनता की इच्छा के परिणाम के अनुरूप ही ये कानून बनाते हैं। तो ये चीज़ आप पता होनी चाहिए। अब ये पूछा जाए कि जनता की शक्ति जब या जनता का एक महत्वपूर्ण रूप इनके पास होता है और इस तरह से ये बनती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन होता है। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो इसके अगर देखें तो राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है इसके साथ, और संसद कौन होता है? संसद। अब ध्यान रखना, संसद में हमारी संसद की बात करें तो दो सदन है। क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। याद रह जाएगा आपको, इजी है और याद रहना भी चाहिए, क्योंकि ये हमने याद करना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो अब राष्ट्रपति जो संसद का अंग होता है, संसद का अंग होता है, लेकिन ध्यान रखना ये किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया? प्रश्न आ जाए तो हाँ बिल्कुल, तो ध्यान रखिए, एन गोपाल स्वामी समिति, एम गोपाल स्वामी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति है वो संसद का अंग होता है। ध्यान रह जाएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो केंद्र में तो बोलते हैं कानून बनाने वाली संस्था को, केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? संसद। और राज्य में भी व्यवस्थापिका यानी जो होती है, राज्य में भी होती है संसद के जैसी ही, जो कानून बनाती है उनका नाम होता है विधानमंडल। क्या होता है? अब हमारे यहाँ पे व्यवस्थापिका है वो ध्यान रखना द्विसदनीय है। क्या है? द्विसदनीय है, जैसे मैंने अभी बताया था। द्विसदनीय ना, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो इस तरह से जैसे बात करें, कुछ एक देश हैं जिनमें जो व्यवस्थापिका है वो एक सदनीय ही होती है, लेकिन अपने भारत की अगर बात करें व्यवस्थापिका की तो द्विसदनीय है। क्या है? द्विसदनीय है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें एग्जाम में ये पूछा जाए कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका की जननी किसे कहा जाता है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका की जननी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन। क्या याद रखेंगे आप? ब्रिटेन। ठीक है, तो ये अंग देख लिया हमने। अब बात आते हैं न्यायपालिका के ऊपर। किसके ऊपर? न्यायपालिका। ठीक है, तो हम बढ़ते आगे। अब न्यायपालिका भी जानते हैं। तो एक चीज़ आप अगर नहीं है पता है तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो शायद मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, और वो आपका जानने का हक भी है, आपको वो चीज़ पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो ध्यान रखें, हम जब पढ़ रहे हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका को, तो ध्यान रखना है जब हम पढ़ते हैं कार्यपालिका को,
किसको पढ़ते हैं? कार्यपालिका को। ठीक है, ध्यान रखना ये जो सरकार है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में है, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि कार्यपालिका अपने संविधान में कहाँ पे वर्णित है, तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आर्टिकल। कि हमें ये एक, देखो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए। अगर बिना आर्टिकल के आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 52 से 78 कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णन किया गया है, और ये चीज़ आपको बताना होना चाहिए, क्योंकि जब बता रहा था ये चीज़ पीछे रह गई तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करें हमारी व्यवस्थापिका के बारे में, कौन सा आर्टिकल, यानी जो हमारी व्यवस्थापिका के बारे में बात की गई है तो उसके लिए आर्टिकल कितना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 से लेकर 123 के भारतीय संविधान में 79 से लेकर 123 है, वह किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, व्यवस्थापिका के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अब ये तो चीज़ हो गई थी, अपने बात कर रहे थे न्यायपालिका के बारे में। तो हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में वर्णित है या बात की गई है? तो ध्यान रखना है 124 से 146 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक जो वर्णित है वह हमारी न्यायपालिका के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब इनका काम क्या है? न्यायपालिका का प्रश्न यही आता है, क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल। तो जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, क्या करती है? व्यवस्थापिका कानून बनाती है। ठीक है ना, तो इन कानूनों की न्यायिक जांच एवं समीक्षा ये आपको पता रह जाएगा। न्यायपालिका का काम है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए कानूनों की न्याय संगत जांच करना, ठीक है, उसकी समीक्षा करना, और साथ ही साथ भारतीय संविधान की अनुपालना करते हुए उनके नियम विधान और उनकी संविधान के ढांचे को बनाए रखना या रक्षा करना। तो ये काम होता है न्यायपालिका का। समझ में आ रहा होगा? तो अभी तक जो हमने जाना है वो आपको ध्यान रखना, हमने जो जाना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। अब जब क्लियर हो गई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सरकार के जो 3 अंग हैं, इसमें ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जरूर आपस में मिलकर काम करें, लेकिन भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है और स्वतंत्र रह के काम करती है, क्योंकि ये न्यायिक एक सिस्टमेटिक व्यवस्थाओं को चलाए रखने के लिए ज़रूरी भी है। इसलिए ये आपस में सहयोग करते हुए काम करें, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करेगी। तो एक सरकार के 3 स्तंभ होते हैं जो हमने चर्चा की। एग्जाम में ये भी आता है कि सरकार का चौथा स्तंभ किसे माना गया है? सरकार का चौथा स्तंभ किसे दर्जा दिया गया है? ठीक है ना, ये प्रश्न आ गया है, तो ध्यान रखना है मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है।
क्योंकि ये सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए जनता से उसका सीधा संपर्क ताल्लुकात करते हैं। ओके, तो अब काफ़ी हो गया है इस पर, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें जानने की ज़रूरत है वही हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीधा आ जाते टॉपिक गठन के बारे में, सरकार का गठन, और इसमें हम बारी बारी से समझेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सीधा टॉपिक आते हैं संसद, ठीक है। संसद गठन, शक्तियाँ एवं इनके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, भारतीय संविधान का आर्टिकल के, देखो मैंने अभी शुरुआत में जस्ट पहले ही आपको कहा था, ठीक है, जो आप चीज़ को पता होना चाहिए। अब सरकार का जो गठन के बारे में जब बात आती है तो व्यवस्थापिका जरूरी है। व्यवस्थापिका को हम जानेंगे, और व्यवस्थापिका में सबसे पहले हम जानेंगे संसद के अंदर राज्यसभा को। किसको जानेंगे? राज्यसभा को जानेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके गठन, इसकी शक्तियाँ और इसके कार्यों को लेकर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल संसद में जैसे भी मैंने जस्ट बताया था, तो संसद के अंदर कौन कौन होते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। मेंबर की बात करें तो 552 होते हैं, 250, और ये तो वन एंड ओनली वन आर्मी होता है। अब इसके बारे में हमें ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जाननी है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपना प्रथम सदन राज्यसभा, इसके बारे में जानेंगे, और इससे संबंधित काफ़ी चीज़ें अपने एग्जाम में आती हैं और इसको जानना जरूरी है। राज्यसभा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संसद के बारे में गठन, संसद के बारे में कि एक भारतीय संसद होगी, संसद का गठन होना जरूरी है। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि एक संसद बनेगी, ठीक है ना, अनुच्छेद, तो आपको पता रखना है 79। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है भारत के लिए एक संसद होगी जो कानून निर्माण संबंधी कार्य करेगी। कार्यपालिका व्यवस्थापिका भी इससे ही बनती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एक राज्यों का सदन होगा, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के गठन के बारे में विस्तार से समझाया गया है। तो इनके नामों से चर्चा करें कि इनको और क्या क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं राज्यों का सदन। नेक्स्ट, द्वितीय सदन भी कहा जाता है, और विद्वानों का सदन। विद्वानों का सदन क्यों कहते हैं, तो सब चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। फिर इसका अन्य नाम भी जाना जाता है उच्च सदन, अपर हाउस, उच्च सदन, ये आपको पता होना चाहिए। काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, ये इनके नाम है जो संभवतः राज्यसभा को ही संबोधित करते हैं, यानी इस राज्यसभा से जुड़े हुए हैं। पता होना चाहिए राज्यसभा के नाम के कि भाई इनको उप क्या नाम से भी जाना जाए, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, उस सदन के बारे में बताइए, आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है,
और इससे जुड़े प्रश्न काफ़ी बार पूछे भी गए, आते भी है, और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो हम यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो राज्यसभा है, इसको राज्यों का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यों के प्रतिनिधियों को इस सदन में बैठने का मौका मिलता है। द्वितीय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रायोरिटी और पहला सदन है वो लोकसभा होता है, जनता का प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। तो ये द्वितीय सदन हो गया। विद्वानों का सदन इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी विद्वान लोकसभा से ज़्यादा अनुभवी लोग राज्यसभा में आते हैं। अपर हाउस, इसकी वैल्यूशन, इसको परमानेंट होता है तो इसकी वैल्यूशन ज़्यादा है। और काउंसिल ऑफ स्टेट इंग्लिश वर्ड है। और एक और महत्वपूर्ण जिसको लेकर एग्जाम में आता है, इस सदन को स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन भी कहते हैं। और ये प्रश्न आता रहता है। तो अब आप भूलेंगे नहीं कि इनमें से अगर प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ और चीज़ें। तो ध्यान रखें, सदस्य संख्या के बारे में। सदस्य संख्या के बारे में तो आपको पता होगा, यहाँ पे जो टोटल जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 250। सदस्य संख्या कितनी होती है? 250 होती है। यानी यहाँ पर 238 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं कहाँ से? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से। कहाँ से? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, ये आपको ध्यान रह जाएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। ओके, बाकी के 12 सदस्य ये होते हैं मनोनीत। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है ना। और मनोनीत की व्यवस्था, ये पूछा जाए कि राज्यसभा में जो मनोनीत की व्यवस्था है, ये मनोनीत की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ध्यान रखना, आपने मनोनीत की व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। देखो, ये प्रश्न आता रहता है और काफ़ी बार प्रश्न आ गया है कि ये जो मनोनीत की व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम बात करें मनोनीत की व्यवस्था। हाँ, अभी शायद मैंने ऑस्ट्रेलिया का होगा, आपको ध्यान रखना वर्ड आइलैंड से। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज़ और गौर फरमाइएगा कि इसके जो मेंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे बता दिया है। और ये पूछा जाए मनोनीत किस क्षेत्र से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कला, विज्ञान, साहित्य। ठीक है ना, इसी क्षेत्र से ये सुने जाते हैं, विज्ञान विशेष कला साहित्य से चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनके सदस्यों की योग्यता के बारे में। सदस्यों की योग्यता, ठीक है ना। तो प्रश्न आपको पूछा जाएगा सदस्य की योग्यता से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 84, ये संसद की योग्यता के बारे में कहता है। संसद की योग्यता के बारे में, तो अगर हम बात करें संसद की योग्यता के अंतर्गत, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सदस्य की जो मिनिमम जो आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो प्रायोरिटी, बाकी योग्यता तो पता होगी, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो क्या होता है? सबसे पहली प्रायोरिटी भारत का नागरिक। हाँ बिल्कुल, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष ये जरूरी है, जो आपको ध्यान रखना है। अब बाकी और चीज़ें जो आपको पता है कि वह पागल,
दिवालिया यानी बैंकरप्ट, ठीक है ना, या मानसिक रूप से विकृत वगैरह है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो यही है कि जो समय समय पर संसद जो निर्धारित करे वे योग्यता का अनुपालन भी करना चाहिए। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 101 व 102 किनसे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 और 102 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना ये सदस्यों की निर्योग्यता के बारे में कहता है कि कोई सदस्य अगर मतलब कोई एग्जाम में ये आए क्या प्रश्न पूछा जाए कि संसद की निर्योग्यता के बारे में कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के द्वारा संसद को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, तो उनसे संबंधित अनुच्छेद है वो आपको पता होना चाहिए। 101, 102, ठीक है, ये क्लियरली है और आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें तो संसद की सदस्य के कार्यकाल के बारे में। संसद के जो अपने राज्यसभा पढ़ रहे हैं उसका कार्यकाल, तो ध्यान रखना है 6 वर्ष। कितना है कार्यकाल? अभी मैंने कहा ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने कही थी, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि जस्ट अभी हमने चर्चा की थी और लिखवाया नाम भी था, क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है। तो ये जो कार्यकाल होता है वह किनका होता है? कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस तरह से इनका रोटेशन चलता रहता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके जो सदस्य हैं, ठीक है ना, टोटल सदस्य संख्या जैसे मैंने बताई थी कि 250 हैं, उसमें से 238, लेकिन फिलहाल 233 भरी हुई है। और चुनाव वर्तमान में जो हो रहा है वो 245 के लिए हो रहा है। कितने के लिए हो रहा है? 245 के लिए हो रहा है। लेकिन ये सीटें आगे पीछे होती रहती है। आइए जो सीटें हैं वो कितनी की है? 250। और ये आप ध्यान रखना 1971 की जनगणना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये अब ध्यान रखना और पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए जो आंकड़ा चुनावी प्रक्रिया लेके गया, तो जनगणना का आधार कौन सा? तो 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। इसी आधार पर ये सीटें भी फिक्स की गई है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को। देखो ये राज्यों का सदन होता है, तो प्रश्न ये आ जाए कि जो राज्यसभा है, ठीक है, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किसे प्राप्त हैं? सर्वाधिक सीटें किसे प्राप्त हैं? तो ध्यान रखना यूपी कितनी है? 31 सीटें उसे प्राप्त हैं। ठीक है। बाकी हम बात करें सेकंड नंबर पर, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र कितनी है? 19 सीटें। कितनी है? 19 सीटें। आपको पता रख जाएगा ना। अब हमारी राजस्थान को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं, कितने स्थान प्राप्त हैं? तो ध्यान रखना है राजस्थान को राज्यसभा में कितने स्थान प्राप्त है? 10 सीटों का। तो अब पूछा जाए ऐसा कौन सा
राज्य है जिसको राजस्थान के समान ही सीटें प्राप्त हैं। मतलब आपको पता चल गया ना यहाँ पे कि राजस्थान को कितनी सीटें राज्यसभा में प्राप्त है, 10 सीटें। ठीक है, तो ऐसे ही किस राज्य को राज्यसभा में 10 सीटें प्राप्त हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें सेम, क्योंकि प्रश्न यही आता है कि किस राज्य को राज्यसभा में हमने राजस्थान के बराबर ही सीटें प्राप्त हैं। उड़ीसा, उसको भी 10 सीटें प्राप्त हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, संसद में भाषा के बारे में कि संसद में कौन सी भाषा होगी या किस भाषा को महत्व दिया जाएगा, तो ध्यान रखना है कि संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को महत्व दिया गया है और क्षेत्रीय भाषाएं भी समय समय पर अनुमति लेके वो भी इसमें रहती है। तो अब पूछा यही जा सकता है और आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 120 के द्वारा संसदीय भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है कि संसद में कौन सी भाषाएं रहेगी। तो हिंदी है ही, लेकिन अंग्रेजी को तब तक रखा गया है जब तक कि हिंदी सही तरह से पूरी उपयोग ना हो जाए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहती है। और क्षेत्रीय भाषाओं को भी उनके अकॉर्डिंग जो भी व्यवस्था होती है उसको महत्व दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। पदाधिकारी, तो प्रश्न ये पूछा जाए कि राज्यसभा में पदाधिकारी कौन होते हैं। ठीक है ना, तो हम बता देते हैं पदाधिकारी की बात आती है तो उपराष्ट्रपति और इसको ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। ठीक है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन फिर भी राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है उपसभापति, ये राज्यसभा का मेंबर होता है, ये मेंबर होता है। अब अगर पूछा जाए कि इनके सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं, त्यागपत्र, तो इनके ये जो सदस्य हैं इनके राज्यसभा के, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, आपको ध्यान रखना है, सभापति को देंगे। किसको देंगे, सभापति को अपना त्यागपत्र देते हैं। जब भी उनको अपने बच्चे रिटायर या के त्यागपत्र देके जाना होता है तो ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम आगे बात करें तो चुनावी प्रक्रिया, चुनाव प्रणाली। ठीक है ना, यानी चुनाव कैसे होता है, इनके सदस्यों का चुनाव, तो ध्यान रखना है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। इसके अंदर भी एकल संक्रमणीय। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब राज्यसभा से जुड़े प्रश्न जब आए तो ये चीज़ें क्लियरली पता होनी चाहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में भी ये कन्फ्यूजन न करे। अब ये पूछा जाए कि सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब हुआ था। ठीक है ना, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, लेकिन वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि इनके जो सभापति होता है इसका काम क्या होता है। तो काम तो आपको जनरली सीधा याद रखना है, इनके सभापति जो होता है
वह इनकी कार्रवाई, इनके संचालन करने की जिम्मेदारी इनके पास होती है, ठीक है ना। यानी कि कार्रवाई वगैरह जो है वो सभापति के पास होती है। उनके सभापति ना होने पर उपसभापति उस कार्य को निर्वहन करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करें विशेषाधिकार, क्योंकि सदस्य हैं तो इनके विशेषाधिकार भी होना चाहिए, ठीक है। क्या है भाई, विशेषाधिकार तो संसदीय, जैसे हम राज्यसभा देखिए लोकसभा, इन दोनों के संसद के विशेषाधिकार की बात करें सदस्यों की, तो आपको पता होना चाहिए इनका आर्टिकल जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है कि इनकी कार्रवाई के दौरान इनके ऊपर एक्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती और यानी के खिलाफ केस दायर नहीं किया जा सकता। और दूसरी इम्पोर्टेंट, इन्हें संसद में बोलने की, अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी होती है, ये इनके अधिकार होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल चीज़ जान ली हैं, जो चीज़ें एग्जाम में आने वाली वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होकर डिस्कस हो गया है। इनसे जुड़े जो प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे अंतर्गत काफ़ी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। जस्ट मैंने अभी आपसे प्रश्न किया था कि प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था। प्रथम राज्यसभा का गठन, यही प्रश्न किया था मैंने कि प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ठीक है। यही अभी मैंने आपसे पूछा था, तो जिसने भी उत्तर दिया है बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखना 3 अप्रैल 1952 को पहली राज्यसभा का गठन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो ध्यान रखना है MK है या फिर यहाँ से वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है, और इससे संबंधित जब प्रश्न आ जाए तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए और आंसर देना है, ठीक है। मिलेंगे इस वीडियो के बाद और उसमें हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। द्वितीय सदन जान लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रथम सदन के बारे में, और उस वीडियो के साथ साथ इनके शक्तियाँ और कार्य भी देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्निंग एंड शेयरिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।